अमेरिका नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक और शख्सियत के साथ। हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षाविद और एक चिंतक प्रोफेसर महावीर जागलान जी, जिनका एक विषय पर गहराई से अध्ययन है, जिनकी राय, जिनका वक्तव्य तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ और सत्यता से लैस होता है, जिनकी बातचीत एक मायने रखती है। प्रोफेसर महावीर जागलान जी से हम बातचीत करेंगे आज अमेरिका और ईरान के युद्ध के बारे में। अमेरिका और इजराइल द्वारा निरंतर ईरान पर जो पिछले कई महीनों से बमबारी है, उसके खिलाफ एक पूरा सुनियोजित हमला है, उसके विभिन्न आयाम पर इस युद्ध का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और भारत जैसे देश पर, भारत के गरीब आदमी पर इस युद्ध की छाया किस रूप में पड़ रही है, इस युद्ध के अंदर न्याय कहां पर है और किस ढंग से पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है सर चैनल पर। थैंक यू। तो सर, जैसा कि आप पिछले कई दिनों से वक्तव्य भी आपने दिए हैं, जो अमेरिका एक आक्रामकता के साथ है जब से माननीय ट्रंप जी सत्ता में आए हैं, और उन्होंने एक प्रकार से खुले तौर पर जैसे धमकी देना या धमकी से भी बढ़कर अटैक करना, इस तरह का उनका एक व्यवहार, निरंतर किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बिठा कर बेइज्जती करना, जो एक कूटनीति और एक मानवता के चेहरा भी उतार दिया है। और ईरान के साथ तो वो लगातार युद्ध में, ईरान के ऊपर लगातार उभे, ईरान का निज़ाम बदला जाए, ईरान के जो प्रमुख सत्ता पर बैठे लोग उनकी हत्याएं करवाना, ईरान को घुटनों पर लाना। और ट्रंप जी ने तो पीछे धमकियां भी दी हुई, हम पाषाण युग में धकेल देंगे, एक सभ्यता का समूल नाश कर देंगे। ये असल में पूरा घटना विकास क्या है जी? अमेरिका क्यों ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा है और इसका मूल कारण क्या है? और आज तक भी ईरान जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने कैसे टिक रहा है जी, जबकि ईरान और के पास उस लेवल के ना हथियार हैं अमेरिका के, और ना उस तरह की ताकत है, इसके बावजूद वो झुका नहीं है जी अभी तक। ये इसके क्या कारण है? इस पर एक पूरी सर्वसमावेशी टिप्पणी करो सर। चलो, हम इन सारी चीज़ों को ना एक एक करके ले लेते हैं। देखिए, ट्रंप के आने से पहले भी अमेरिका का जो पश्चिमी एशिया है उसमें एक बहुत विशेष रुचि रही है, और उस रुचि का कारण ये है कि पश्चिमी एशिया, या जिसको यूरोप वाले मिडल ईस्ट बोलते हैं, वो एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे अरब देश भी हैं, इसमें ईरान भी है, दूसरे क्षेत्र भी हैं। ये सारा जो है वो तेल जहाँ से निकाला जाता है, यानी कि पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो निकाले जाते हैं। और आपको पता ही है, सबको ही पता है कि ये जो क्षेत्र जो है अमीर भी इस वजह से हुआ, नहीं तो ये सारा का सारा मरुस्थल है ना। ये एशिया का पश्चिमी हिस्सा है, जो जिसमें कि हर मरुस्थल, हर जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी हिस्सा जो होता है, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई होता है, सूखा होता है, या
रेगिस्तान होता है। तो उससे पहले ये पूरा रेगिस्तान था, लेकिन जब से यहाँ पे तेल की खोज हुई और ये सारे के सारे देश जो है वो अमीर होते चले गए, तो ये देश जब ये अमीर हुए, यानी कि इनकी जो पैदावार बढ़ी, इनका जो व्यापार बढ़ा, इसके आधार पे इन्होंने जो विदेशी मुद्रा कमाई, तो उसका एक सारा का सारा जो ध्यान जो पूरी की पूरी दुनिया का इनकी तरफ खींचा कि भाई यहाँ एक बहुत बड़ा, एक लंबा चौड़ा जो ऊर्जा का जो सोर्स है वो, और जो कंट्रोल भी कर रहा है पूरी की पूरी दुनिया के जो अर्थव्यवस्था को, वो यहाँ पे निहित है। तो जाहिर है कि अमेरिका जैसा साम्राज्यवादी देश, उसकी निगाह उस पर होनी ही थी कि ये जो एरिया है, इसके ये जो क्षेत्र है, उसको किस तरह से हम कब्जा करें, और उसको इस तरह से इनकी ये जो देश हैं उनको एक एक करके हम उन पर कब्जा भी करें और उनको आपस में भी लड़वाएं, ताकि कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से अपना जो संसाधन, जो तेल के जो संसाधन हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ये साम्राज्यवादी देशों की एक पुरानी जो है ये चाल रही है कि किस तरह से इस क्षेत्र पे कब्जा किया जाए, और इसी के तहत इन्होंने इराक को बर्बाद किया, जो इनका विरोध करता था, जो पश्चिमी देशों का विरोध करने वाला ईरान से पहले जो है एक इराक बहुत बड़ा देश होता था। माननीय सद्दाम हुसैन जी जिसके शासक थे, सद्दाम हुसैन उनके शासक जो रहे हैं, और वो एक बहुत पावरफुल जो है वो शासक थे। तो वो सारा का सारा ख़त्म ही इसलिए करवाया गया था कि इस एरिया पे, जबकि उनको कहा कि इनके पास रासायनिक हथियार हैं, इनके पास जो है मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं, जबकि आखिर में उनके पास कुछ नहीं निकला। तो उसमें अमेरिका भी था, नेटो के जो दूसरे देश भी थे, पश्चिमी यूरोप के देश थे, सारे के सारे एक ये साजिश थी उसको ख़त्म करने की। लेकिन एक देश, बाकी जो देश जो थे वो सारे मैंने बताया, वो वहाँ के अमीर जो हैं, वो इस तरह के जो शासक हैं जिनको कि किसी की पनाह चाहिए सुरक्षा के लिए, तो वो आसानी से जो है अमेरिका या पश्चिमी देशों के कब्जे में आते चले गए। और एक ईरान एक ऐसा देश बचा था जो इनके कब्जे में नहीं आ रहा था। आपके कहने का संकेत और अर्थ एक ये भी है कि अमेरिका ने अरब कंट्रीज में अपनी कठपुतली सरकारें बिठा दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें सारी की सारी जो सरकारें हैं, अब देखिए गाजा में जिस तरह से 30,000 बच्चों को मारा, जितना उन्हें, और जो इजराइल ने जो है चुन चुन के बच्चों को मारा है, मतलब, और गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को, वो एक तरह का नरसंहार करना था। एक तरह से उनके जो उनकी जो नस्ल थी उसको ख़त्म करने का जो है एक अभियान था। और उसमें भी अरब देश जो है उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आके उसका विरोध कर सके, और जबकि उनको पता है कि उनकी जो जनसंख्या है, जो उनके जो लोग हैं, वो उसके विरोध में हैं इजराइल के, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सामने नहीं आ सकते थे। तो ये धीरे धीरे ये सारी की सारी कठपुतली सरकारें हैं, और ये सारे के सारी अपने आप में एक तरह के डिक्टेटर्स हैं, एक तरह के तानाशाह हैं, जो ये इसको सिस्टम को चला रहे हैं। उन्होंने इस तरह के कानून बना रखे हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। सारे अरब देशों में लगभग यही हालत है, आप देख सकते हो। अच्छा, तो सर फिर अब आते हैं इस लड़ाई पे, जो मतलब एक प्रकार से अमेरिका निरंतर, ट्रंप जी मतलब ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है लगातार, मतलब ईरान के दावे कि ईरान पर मिसाइलों का जखीरा है, वो अपनी मिसाइलें इजराइल के ऊपर भी डाल रहा है जी। वो अपनी मिसाइलें दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं, जो जिनकी जगह अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ हमले पर, उससे एक सामना कर रहा है। या और मुझको उसने कब्जाया है जिस ढंग से, और वहाँ पूरी दुनिया की जो तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा उसको रोक दिया है। और अमेरिका की जो लगातार उस पर हमले हैं, अयातुल्ला खुमैनी जी की भी हत्या कर दी गई। तो ये पूरी जंग कैसे हुई जी? मतलब अभी तक ईरान को नेस्तनाबूत क्यों नहीं कर पाया अमेरिका, या ईरान बहादुरी से कैसे मुकाबला कर पा रहा है अमेरिका का जी? देखिए, अगर एक लाइन में इसको कहा जाए कि ईरान इसका मुकाबला कैसे कर पा रहा है, उसका कारण ये है कि ईरान जो है वो 5,000 साल पुराना देश है। ईरान अमेरिका की तरह जो है 200-250 साल पुराना देश नहीं है। ये 5,000 साल पुराना देश है। इसकी अपनी सभ्यता है, इसकी अपनी सिविलाइजेशन है। यहाँ के लोग जो हैं उनका ज़मीन से जुड़ाव है, उनको इस चीज़ का गर्व है कि वो जो फारस की जिसको हम फारस कहते थे या ईरान जो अब कहते हैं, ये जो सारा का सारा या पर्शियन एम्पायर जो है, ये यहाँ पे इतने सालों से रहा है। तो लोगों का एक बहुत पुराना जो देश होता है, उसके लोगों का क्या जो जिसको कहते हैं ना कि राष्ट्रीयता का भाव जो है, ज़मीन से, लोगों से जो जुड़ाव होता है,
वो बहुत अलग तरह का होता है। उनको हराना जो है कोई आसान काम नहीं होता है। तो 5000 साल पुराने देश में आप देखिए, ये ईरान एक ऐसा देश है जो एक त्योहार मनाता है, कुछ और भी उसके आसपास के देशों में मनाया जाता है, इसको नौरूज कहते हैं। नौरूज एक त्योहार है, और ये एक तरह से ये 21 मार्च को जो है मनाया जाता है, जब आपके बड़े दिन जो है शुरुआत होते हैं, सीजन की जो शुरुआत होती है। और ये दुनिया का सबसे सेकुलर जो है फेस्टिवल है, सबसे सेकुलर त्योहार है ये जो नौरूज है। और आपको ताजुब होगा कि नौरूज को ज़्यादा मतलब लोग प्यार से उसको मनाते हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ के मनाते हैं ईद की तुलना में आपके ईरान में। तो ये एक सभ्यताई देश है जिसके साथ जिसको हराना जो है ना, जो कोई आसान काम नहीं है इनके लिए। हो सकता है कि, और ये है भी कि अमेरिका के पास बहुत बड़े हथियार हैं, वो उनको विध्वंस भी कर रहे हैं, उनको ख़त्म भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा पीछे सारे के सारे लोग जो खमेनी का जो जनाजा था और उसका जो जुलूस निकला, उसमें इतने सारे लोग जो है इकट्ठे हुए, पीछे खड़े हो गए आके। हालांकि मैं ये जब भी जानता हूँ कि ईरान में भी जो प्रेजेंट रिजीम है, और 1979 के बाद की जो इस्लामिक क्रांति जिसको कहते हैं, उसके बाद जो आए हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसका भी एक धार्मिक आधार रहा है, और बहुत सारे ईरान के लोग जो है वो उसको पसंद नहीं करते हैं। और ईरान के बहुत सारे लोग जो बाहर चले गए, जिसको ईरानी डायस्पोरा है, वो उसका विरोध भी करते रहे, और वो भी चाहते थे कि एक तरह से ये रिजीम भी खत्म हो। लेकिन ये जो लड़ाई जब शुरू हुई, तो उसमें जो एक भावना जो अपने देश को बचाने की, और खासकर जो ट्रंप ने जो धमकियां दी बड़ी बड़ी कि मैं इनकी नस्लें खत्म कर दूंगा, सभ्यता खत्म कर दूंगा, ये जो सारी चीजें हैं ना, तो वो इतने पुराने देश जिसको इतना गर्व है जिन लोगों का अपने देश पे, वो इतने आसानी से मिटने वाले नहीं हैं। और उसकी जो भावनाएं हैं, जो वो उनको लड़ाने के लिए, आप देख लीजिए वो जो लोग लड़ाई में जो मर रहे हैं, खमीनी को भी इन सबको एक शहीद माना जाता है। उनका एक जो सिया जो कल्चर है, उसमें एक ये चीज़ भी है कि वो उसको शहीद मानते हैं और उसको बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। तो वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो ये एक जज्बा जो है, वो लोगों को अमेरिका के खिलाफ जो है लड़ने के लिए उसको प्रोत्साहन कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहाँ तक दूसरी बातें हैं, एक चीज़ हमें ये और जानना चाहिए कि ईरान जो है उसको पता था एक ना एक दिन उस पर हमला होगा, क्योंकि सारे के सारे अरब देश जो है कब्जे में इनके आ गए थे। इजराइल के साथ मिलके इन्होंने सारा का सारा एरिया पे जो है कब्जा कर लिया था। इजराइल जो चाहता था वो सब कुछ हो रहा था, उसको पता था एक दिन हम पे हमला होगा, क्योंकि एक अकेला देश इस क्षेत्र में पूरे में बचा था कि जो विरोध कर रहा था, चाहे इजराइल जो कर रहा था गाजा में, या फिलिस्तीनियों के साथ जो कर रहा था, उसमें विरोध करने वाला एक ही देश था। और अमेरिका को भी ये पसंद नहीं था, क्योंकि अकेला एक ऐसा देश है जिससे बहुत सारे अरब देश भी खतरा मानते हैं, आज भी मानते हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए वो अमेरिका के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। और अपने हवाई जो दूसरे अड्डे जो दे रखे हैं, अमेरिका के जो सैनिक अड्डे बना रखे हैं इन देशों में, तो वो उसकी वजह से जो उन्होंने जो अपना जो अड्डे बनाने को लिए दे दिया, कि वो भी खुद इससे डरते थे। लेकिन जहाँ तक ईरान की बात है, तो ऐसा कोई मेरी जानकारी में ऐसा इतिहास नहीं है कि ईरान ने जो आसपास के देशों पे हमला किया हो या उस पर कब्जा किया हो, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ईरान ने एक लंबी तैयारी की थी, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे मिसाइल्स हों, वो कहाँ से लॉन्च करना है, कैसे करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है। और दूसरा ये जो इनके जो कमांड है, जो जिन्होंने बनाई हुई है, वो इतना डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब एक जगह से जरूरी नहीं है कि एक जगह से ही आपको सारी कमांड मिलेंगी। अलग अलग एरियाज में अलग अलग कमांडर हैं, वो ज़रूरत के अनुसार जो है वो हमले कर रहे हैं, अलग अलग एरिया से हमले कर रहे हैं। इसलिए उनको पता भी नहीं चल रहा है कि बहुत सारी जगह की मिसाइल कहाँ से आ रही है या उनके बेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये एक जो सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा है, और जो जखीरा जो मिसाइल्स का और जो हथियारों का और ड्रोन्स का जो इकट्ठा किया हुआ था, और इतने सस्ते ड्रोन्स उन्होंने बना के जो रखे हुए थे, तो
ये उनका जज्बा भी है, उनकी जो तैयारी भी है, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी भी है, उनकी जो कमांड है किस तरह से डिसेंट्रलाइज है, ये इन सब का एक मिला जुला वो है कि वो उनसे लड़ पा रहे हैं। बाकी अब मिलिट्री के पावर के रूप में देखो तो इनके दोनों की तुलना तो है नहीं। अच्छा, तो आपने बिल्कुल सही समझाया जी ये सारी। एक और सर, जैसे अमेरिका अटैक कर रहा है जी पूरी दुनिया में, जैसे एक युद्ध के खिलाफ एक बात नहीं होनी चाहिए वजह से एक कोई भी एक ताकतवर मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है कि मतलब युद्ध गलत चीज़ है, कि नहीं बच्चों को मारना महिलाओं को मारना गलत है भाई। जैसे दुनिया भर के जनगण आने चाहिए सड़कों पर, या जैसे यूएनओ की फॉर्मेशन थी, वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई थी भविष्य में कोई महायुद्ध ना हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो। वो जैसे कि यूएनओ को जो एक प्रकार का जो रोल बनना चाहिए जी, वो अमेरिका को रोकने के लिए या उसकी आक्रामकता को, वो तो कहीं मतलब पूरा दृश्य में नहीं दिख रही जी वो चीज़ें। तो नहीं, ऐसा नहीं मान सकते हम कि लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में ही इसको समर्थन नहीं है। अमेरिका में ही लगभग 64, अभी जो पीछे सर्वे आई है उसमें 64% लोग जो हैं वो जो है युद्ध नहीं चाहते। वो इस युद्ध के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि वो उसका युद्ध का मतलब आम जनगण तो सड़कों पर निकल रहे हैं। लोग अमेरिका में भी बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं युद्ध के खिलाफ। जो है जब ये शुरू में पिछले जो फेज में जब ये चला है उसमें हुए हैं, लंदन में हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जो है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। और दूसरा, आप इसका अंदाज इससे भी लगाइए कि ट्रंप को और नेतन्याहू को इतना समर्थन नहीं है। आप ये बताइए कि कितने सारे जो इनके जो नाटो के जो देश थे, है ना, जो इनके ऊपर सिक्योरिटी के लिए निर्भर करते थे अमेरिका पे, वो पीछे हट गए, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। एक के बाद एक कितनी है, चाहे वो इटली है चाहे स्पेन है, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि हम आपके साथ नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है, विरोध है, लेकिन ये है कि उतना सड़कों पे उतर के, और वो शायद हम एक अलग तरह की दुनिया में शायद अब आ गए हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि आजकल के जो विरोध हैं वो डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा हो रहे हैं, बजाय ये कि फिजिकल फॉर्म में जैसे होते थे कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं। सोशल मीडिया में आप देख लीजिए या दूसरे उसमें हैं, इंडिया में आप देख लीजिए, भारत में कितने लोग हैं जो अमेरिका का समर्थन करते हैं इस युद्ध को लेके। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे एक कुछ लोगों को या एक सेक्शन को छोड़ के उसको सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई पॉपुलर सपोर्ट है। और ये तो ट्रंप की चिंता है दरअसल कि मेरे को पॉपुलर सपोर्ट नहीं है इसमें से। अब तो फिलहाल ये है कि इस युद्ध में से मैं निकलूं कैसे, उसकी चिंता ये जो है बनी हुई है कि किस तरह से मुझे एक रिस्पेक्टेबल जो है वो एग्जिट मिल जाए, मैं वो डिक्लेयर कर दूं कि मैं जीत गया। लेकिन आपको पता है कि जीता तो है नहीं। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि ईरान ने वो युद्ध जीत लिया है, बट ईरान इनसे हारा नहीं है। अच्छा, तो सर बात की आपने भारत की, तो अभी भारत में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं ईरान के समर्थन में, अमेरिका के खिलाफ भी, और भारतीय जनमानस कहीं ना कहीं अमेरिका के एक पॉपुलर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये एक सच्चाई भी है। लेकिन जो भारत सरकार की नीति है ना, जैसे भारत एक मतलब एक प्रकार से ऐसा कंट्री रहा जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नेतृत्व दिया है। एक टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे तो यूएनओ में एक सुनी जाती थी, वह भारत बोल रहा है। जिस दौर में यूएसएसआर और यूएसए जैसी महाशक्तियाँ थी, उस समय एक छोटे नवस्वाधीन देश भारत की भी विश्व की पंचायत में एक बात थी, एक वजन था। लेकिन जो अब भारत का स्टैंड रहा विदेश नीति के सवाल पर, खासकर जो ये ईरान के साथ युद्ध है या जो फिलिस्तीन के ऊपर जो अटैक करा इजराइल निरंतर, इन प्रसंगों में भारत की विदेश नीति को आप किस ढंग से देखते हैं जी? देखिए, भारत की विदेश नीति में बहुत बदलाव आ चुके हैं। और भारत की विदेश नीति जो नेहरू की थी, जो जिसको नॉन अलाइनमेंट हम कहते हैं, लेकिन ये सिंपल जो है मतलब गुटनिरपेक्ष नीति नहीं थी। इसके पीछे जो भारत की एक कमिटमेंट थी। देखिए, भारत खुद एक ऐसा देश था जो कॉलोनियल जो है देश रहा है, जिसपे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, और उससे हम आज़ाद हुए। तो भारत की एक नीति थी कि जितने भी जिन देशों को आज़ादी नहीं मिली है और जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं जिन देशों में, उनका हम समर्थन करेंगे, उनके हम साथ खड़े होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक वैचारिक जो है कमिटमेंट थी इसमें कि हम उन देशों के उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो अभी भी साम्राज्यवाद या उपनिवेशन से की जो प्रक्रिया है उसमें उलझे हुए हैं, उनका शोषण जो उसमें हो रहा है।
तो ये एक मोरल जो है स्टैंड था हमारा, ये कि हम एक नैतिक पक्ष था, नैतिक पक्ष था, बिल्कुल सही करें आप, एक नैतिक पक्ष था कि हम नैतिकता के तौर पे इन सारी चीजों का विरोध करते रहे, और किसी भी देश में हमने जो अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, वहाँ के लोगों के साथ जो भी अन्याय हुआ उसका हमने विरोध किया है, ये हमारी नीति रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है स्थिति है, ये हमें मानना पड़ेगा कि लगभग पिछले 10-12 साल से वो जो विदेश नीति है उसको हमने त्याग दिया है। उस विदेश नीति के साथ की बजाय हमने अमेरिका के साथ जो है खड़े होने का जो है वो एक हमने विदेश नीति जो है वो अपनाई है। उसके पीछे कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं कि क्यों हम उनके साथ खड़े हैं, जबकि अमेरिका हमेशा एक ऐसा देश रहा है जो अपने अंदर तो डेमोक्रेसी की, लिबरलिज्म की सारी की सारी बात करता है, लेकिन हमारे भारत जैसी जो डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हम, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए उसमें उनकी जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, और उनको ये लगता है कि ये अगर हमारी संस्थाएं जो है कमज़ोर होंगी तो उनको यहाँ पे और ज़्यादा इंटरवीन करने का या उसमें अपनी पॉलिसी जो है के अनुसार चीज़ों को चलाने का उनको मौका मिलेगा। तो ये हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि धीरे धीरे प्रो अमेरिका जो है, और सिर्फ प्रो अमेरिका नहीं है, मतलब शर्म की बात है कि भारत जो जैसा देश जो है हमेशा जो फिलिस्तीन का जो संघर्ष जो रहा है उसके साथ खड़ा रहा है, और ये जो युद्ध शुरू हुआ उससे सिर्फ 2 दिन पहले 26 फरवरी को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे गए हैं और उनको समर्थन दे के आए हैं कि भाई हम जो है भारत उनके साथ है। ये तो एक प्रकार से इस तरह हो गया, सर हत्यारों के समर्थन में जा खड़े हुए हम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब ये आप पीछे आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू को, जो ये प्रधानमंत्री है इजरायली, उसको के धमकाया कि तुम्हारे साथ अमेरिका के अलावा कोई देश नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि वो आइसोलेट हो चुका है। ये हकीकत है, उसके साथ बहुत सारे देश नहीं है अभी। तो उसने कहा मेरे साथ भारत के 140 करोड़ लोग हैं। अब ये शर्म की बात है हमारे लिए कि हमें पता है हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन चूंकि हमारी सरकार ने उसके ऊपर जो उनको पे विश्वास जताया है, उनके साथ खड़ा होने की बात करी है, और इजराइल पे जो ईरान पे जो अटैक हुआ उसकी कोई भर्त्सना नहीं की, उसका कोई विरोध नहीं किया, और इसके ऊपर जो एक ढुलमुल नीति जो हमारी जो चल रही है, जबकि ईरान जो है हमारा इतना पुराना ऐतिहासिक संबंध है ईरान के साथ, हमारे ईरान और हिंदुस्तान के बीच में ऐतिहासिक संबंध है, 2 कल्चर हैं, 2 सिविलाइजेशन हैं जिनके बीच में इतना आदान प्रदान है, इतनी सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं, उन्होंने हमसे सीखी हैं। और हमारे यहाँ तो जो फारसी थी वो तो जो ऑफिशियल भाषा भी रही है बहुत लंबे समय तक, और उस तरह की जो हमारी जो संबंध रहे हैं। और ईरान ने बहुत बार ये हुआ है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर जब भी भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया तो उसका ईरान सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला जो है वो ईरान होता था। भारत के हक में खड़े होने वाला देश था ईरान। बिल्कुल भारत के हक में खड़े होने वाला था, और वो भारत को धर्म के आधार पे जो है वो एक अलग आइसोलेट नहीं करना चाहता था। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि हम एक बहुत साफ सुथरी जो है विदेश नीति आजकल हमारे पास नहीं है, बड़ी ढुलमुल है। इसके बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं, लेकिन ये चल रहा है, ये हकीकत है। अच्छा सर, एक जो इसके वैश्विक असर क्या होंगे जी, जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है जी, दुनिया भर में क्या असर पड़ेंगे भविष्य में इस तरह के जो ईरान के ऊपर अटैक, ये जो वार हो रहा है? देखिए बहुत सारे जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि उसका एक वैश्विक असर तो ये होने वाला है कि अमेरिका की खुद की जो पावर है वो घटने जा रही है। अब अमेरिका का जो दबदबा रहा था अभी तक जो था, वो दबदबा जो है वो नहीं रहने वाला है। एक तो ये सिर्फ ट्रंप की वजह से नहीं है, ये बाइडेन ने भी जो है इजराइल का समर्थन किया,
वो ये जो गाजा में जो युद्ध हुआ, बच्चों को नरसंहार हुआ, उनका उसको तक उसने उस पर कुछ नहीं बोला। तो अब तो ये ऑल आउट जो है समर्थन कर रहा है, चाहे वो ऊपर से कुछ कुछ कई भी बार बोलता है, लेकिन अंदर से दोनों मिले हुए हैं। एक इस तरह का इजराइल भी आइसोलेट हो रहा है, उसके साथ साथ अमेरिका जो है, आप देख लीजिए कि बहुत सारे जो हम पहले बात कर रहे हैं कि नेटो के जो देश थे वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं इन सारी चीज़ों को लेके। तो आप वो टाइम गया जब अमेरिका एक कॉल देता था कि मुझे ये करना है, सारे के सारे इसके जो अलाई थे उसके साथ खड़े हो जाते थे, इसके जो मित्र देश थे वो भी इससे अलग होने लगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अमेरिका की जो पावर है वो घट रही है, और जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसकी वो स्थिति अब आने वाले टाइम में नहीं रहने वाली है। चाइना जो है उसकी ताकत बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में या इकोनॉमी के तौर पे एक बहुत बड़ा देश जो है ये बन गया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और धीरे धीरे ये अमेरिका को चैलेंज करने वाला है। अब ये आगे देखने का होगा कि कितना मिलिट्री के रूप में, एक मिलिट्री पावर के रूप में कितना चाइना उभर के आता है। हालांकि चीन जो है जैसे भारत के खिलाफ जो युद्ध था उसमें ये माना जाता है कि उन्होंने सर्वेलेंस का की सर्विस जो है पाकिस्तान को दी, अभी ईरान को भी दे रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया, लेकिन परोक्ष रूप से बहुत सारे इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। और ये आने वाले टाइम में देखना है कि ये बैलेंस किस तरह से होगा, लेकिन अमेरिका का वो जो ताकत नहीं रहने वाली है। आपकी जो बातचीत के अंदर से एक सूत्र ये निकलता कि भविष्य में जो विश्व होगा वो बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नए ग्रुप शिया को नए पावर ऑफ सेंटर बनेंगे जी भविष्य की। बिल्कुल। और जो पहले हम जिसको नॉर्थ साउथ कहते थे, अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ में जो है इंडिया एक जगह और भी लूजर है कि ये जो विकासशील देश थे या जिसको हम साउथ कहते थे, है ना, जो नॉर्थ साउथ जिसको हम कहते थे, तो साउथ के जो देश थे यानी कि जो विकासशील देश थे उसकी लीडरशिप जो है भारत के पास कभी होती थी, और उसको क्योंकि भारत बड़ा देश है उसकी लीडरशिप को ये सारे के सारे देश मानते थे। अब हम वहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो हमें अपनी स्थिति जो है वो उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह की विदेश नीति के साथ आगे जा सकते हैं। अच्छा, तो सर एक और बताइए जी, इसमें पूरी घटना विकास के अंदर जो ये वार की बीच में आप खड़े हैं जी एक प्रकार से सर ये जो मतलब इस युद्ध का आप ये कैसे देखते हो, अंत कैसे होगा ये युद्ध? जैसे अभी एक बार तो ये आती है जैसे दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, बातचीत का एक समझौता का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, फिर थोड़े दिन में आते हैं इस पर और चर्चा विमर्श होगा, फिर एकदम जब से आते हैं ट्रंप जी भाई हम समझौता कर रहे थे और ईरान ने तोड़ दिया, या ईरान की तरफ से इस तरह का बयान आता है अमेरिका सिर्फ एक नाटक कर रहा है। तो अब दोबारा से ट्रंप जी कहने लग जाते हैं अब मैं और सख्त हमला करूंगा। अब तो न्यू भी कहने लगे भाई हम हिरोशिमा और नागासाकी को दोबारा दोहरा देंगे। ये वार खत्म कैसे होगा जी, आपने क्या लगा है जी अल्टीमेटली? देखिए, ये वार जो है एक ऐसी वार में बदल गया है कि जिसमें छुट-फुट जो है चीज़ें आगे आने वाले टाइम में भी चलती रहेंगी। मुझे लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में से निकलना चाहता है धीरे धीरे करके, लेकिन वो ये भी नहीं दिखाना चाहता कि हम बहुत बड़े लूज़र हैं इसमें, कि हमें बहुत नुकसान हो गया है और कि हम मतलब हार गए हैं। ये वो मानने वाले नहीं मतलब इसमें ये दिखाई दे रहा है जी अमेरिका का तो एक बड़बोलापन है और ईरान की एक सदी हुई संतुलित प्रतिक्रिया लगातार रही है जी। आप देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अमेरिका तो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हम मानते हैं जिसमें जो फैसले होते रहे हैं, डेमोक्रेसी में फैसले कैसे होते हैं, सोच समझ के आपस में बातचीत करके, डिस्कशन और डिबेट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, उससे फैसले होते हैं, जो आजकल बिल्कुल नहीं है। ट्रंप एक बयान देता है, उसके ऊपर एक अमल हो जाता है, फिर दूसरा कोई दे देता है। इसके विपरीत कमाल की बात यह है कि जो ईरान जो फैसले ले रहा है या उनकी जो लीडरशिप जो फैसला हो रही है वो बड़े सोच समझ के हो रही है। मतलब डेमोक्रेटिक बिहेवियर अमेरिका का नजर नहीं आ रहा है और ईरान के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत सोच समझ के और आराम से जो है फैसले ले रहे हैं, बजाय ये कि मतलब कोई भी बयान दे दिया या कोई
बड़बोलापन दिखा दिया, वो इस तरह का कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर पूरी दुनिया का जनमत का एक नैतिक और एक मतलब एक प्रकार का सेंसिटिव जो समर्थन है वो ईरान का पक्ष में आया है जी। ईरान के पक्ष में बिल्कुल है, और ये सिर्फ सारी दुनिया का नहीं है, जो देश, जो अरब देश इसके खिलाफ भी हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये भी जो है इसके लोग भी जो है अंदर से ईरान के साथ हैं, उनको पता है। हालांकि उन देशों की जो जो संगठनिक जो है या प्रशासनिक जो ढांचा है या वो पावर जो है वो एक अलग तरह का सिस्टम है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होता है, नहीं तो हो सकता है कि लोग सड़कों पे भी होते। लेकिन सिर्फ अरब देशों में नहीं है, लगभग हर देश में, अमेरिका में, खुद अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह जो है इस चीज़ का दो लेवल के हैं। एक तो ये है कि जो ईरान के समर्थक हैं, दूसरा ये है कि वो ये मानते हैं कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो खुले दिल से उसका समर्थन नहीं करते, उनको पता है, वो ये चीज़ को मानते हैं कि आप न्यू का इसका हरियाणवी मनु ने कहा अगर खोट फलाने तेरा है पंचायत, मतलब खोट अमेरिका का है, खोट या पूरी अमेरिका दुनिया का में है, चल रही बिल्कुल है, अमेरिका का खोट है। और दूसरा इसमें जो एक अच्छी चीज़ जो हुई है कि वो इजराइल जो है वो बिल्कुल आइसोलेट, अलग थलग हो गया। अच्छा जी। इजराइल के साथ अब खड़ा होने वाला कोई देश जो है आपको खुल्लम खुल्ला जो है अमेरिका को छोड़ के, और अमेरिका के भी लोग नहीं खड़े हैं, अमेरिका की जो सरकार है वो उसके साथ खड़ी है, बाकी लोग जो है उससे अलग थलग हो रहे हैं, उनको अब ये सारे भेद जो है जो खुलते जा रहे हैं। तो इस पर सर कोई आप हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया भर के जो नागरिक हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हो, कोई राय देना चाहते हो जी? जैसे आमतौर पर युद्ध है वो एक प्रकार की बर्बादियां लेके आते हैं, सैकड़ों सालों की बड़ी चीज़ें गिरती हैं, इंसान मारे जाते हैं, उनके जख्म भरने में समय लगता है। तो जो एक जंग बहुत माड़ी चीज़ है जब भी होती है, और जंग का मुआना पर ज़बरदस्ती धकेलना, मजबूर करना और भी परिस्थितियाँ खराब पैदा करता है। आप कोई संदेश देना चाहते हो जी दुनिया भर में? देखिए, संदेश तो नहीं है, लेकिन मेरी एक राय है कि भाई, और जो सोच है कि बिल्कुल आपसे जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि युद्ध या जंग से जो है कोई चीज़ का समाधान नहीं होता। आखिर में हमें सारी चीज़ों का फैसला तो बैठ के ही करना होता है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो जंग है वो जो ये जो पावर रिलेशंस हैं या उसके लिए वर्ल्ड में जो है उसके लिए की जाती है, और ये आने वाले टाइम में भी इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है। नागरिक के तौर पे हमें जो है सही या गलत जो है उसका पहचान करनी चाहिए, और जंग के खिलाफ तो बिल्कुल एक तरह का आंदोलन चलाना चाहिए। तो आज आपने सुने श्री महावीर जागलान जी के विचार, और हम भी लोक हरियाणा की तरफ से सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद एक मसला है। महान शिक्षाविदों ने, महान विचारकों ने निरंतर युद्धों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। हमारी सभी नागरिकों से भी अनुरोध है कि जब भी उनके शासक युद्ध का आह्वान करें, किसी कंट्री के ऊपर युद्ध थोपें, वो सड़कों पर निकल के आएँ, क्योंकि दूसरे देश में मरने वाला भी नागरिक आपका भाई है। अंधराष्ट्रवाद की भट्ठी में ना झोंके जाए। आपने हमारे विचार सुने, आपका भी धन्यवाद, और सर आपने भी अपना बेशकीमती समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।